मादुरो पकड़ में है तो मुनीर क्यों दहशत में है? मादुरो को जैसे ही पकड़ा गया, बताया जा रहा है कि मुनीर जो पहले ही बुलेट प्रूफ पहन के सो रहा था, उसने अब और एहतियात बरतनी शुरू कर दी है। क्या इसलिए क्योंकि उसे लग रहा है कि अब नंबर मुनीर का आ सकता है। ऐसा इसलिए भी समझा जा रहा है कि मुनीर, अगर मादुरो के कुछ अपराधों की बात हो रही है तो मुनीर की लिस्ट बड़ी लंबी है, और अगर मुनीर की ये लिस्ट लंबी है तो फिर उसका नंबर कौन लगाएगा? क्या भारत लगाएगा? और फिर अमेरिका भी, क्योंकि वेनेजुएला पर अभी एक्शन लेकर हटा है, वो कुछ भी नहीं कह पाएगा। गृह युद्ध से भी भयंकर, बल्कि कह लीजिए। वेनेजुएला में 2 मोर्चों पर टेंशन, विद्रोहियों के प्रदर्शन से टेंशन में सरकार, नए हमलों की आशंका को लेकर एक्शन में है फोर्स। वेनेजुएला के आसमान में सुखोई की उड़ान भी दिखाई दे रही है। एक बात यह भी ध्यान में रखिए कि वेनेजुएला के पास जो हथियार है उसमें रशियन हथियार भी हैं और चाइनीज हथियार भी हैं। ये मैं क्यों कह रहा हूं, किस वजह से कह रहा हूं, आगे जब एक खबर का मैं तस्करा करूंगा तो आपको ये बता दूंगा कि ये क्यों उस समय मैं आपको याद दिला रहा था। अब जरा अगली खबर देखिए। वेनेजुएला में विद्रोही गुट का शक्ति प्रदर्शन, गोलीबारी के बाद सड़कों पर उतरे सैकड़ों लड़ाके। काराकस में मादुरो समर्थकों का हुजूम। काराकस में खास तौर से मादुरो, क्योंकि काराकस में ही मादुरो पैदा हुए, यहीं वो पले बढ़े और फिर जाहिर है ये वेनेजुएला की राजधानी है। यहां पर मादुरो समर्थक बड़ी तादाद में हैं और यहां पर यह देखने की कोशिश भी की जा रही है कि वो कौन से लोग हैं जिन्होंने अमेरिका के लिए मुखबिर का काम किया और मादुरो से जुड़ी हुई सूचनाएं अमेरिका के नाम की। तो वो गुप्तचर इस बारे में लगे हुए हैं कि अमेरिका के गुप्तचर हम में से कौन है, इसका पता लगाया जाए। और यहां जो काफिला है मादुरो समर्थकों का, वो आप देख रहे हैं। वेनेजुएला में फिर से हमले के संदर्भ में भी हाई अलर्ट हो गया है। अगली खबर देखिए। यहां फिर से हमला हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि अमेरिका ने यह कह दिया था, ट्रंप ने यह कह दिया था कि डेल्सी को हमारी लाइन टो करनी होगी। अगर वेनेजुएला वो नहीं करता जो अमेरिका चाहता है तो इससे भी बुरा अंजाम होगा। लिहाजा आगे खतरा भांप रहा है वेनेजुएला, और इसलिए वेनेजुएला में हाई अलर्ट है। वेनेजुएला की सड़कों पर टैंक उतर गए हैं। गोयरा से काराकस की तरफ टैंक्स का मूवमेंट दिखाई दे रहा है। काराकस में तख्ता पलट की आशंका। काराकस में तख्ता पलट की आशंका। समझा यह जा रहा है कि कार्यवाहक राष्ट्रपति का भी तख्ता उलटकर वहां एकदम नई व्यवस्था सामने आ सकती है। हमारे साथ जुड़ने वाले खास मेहमानों से आपका परिचय कराता हूं। हमारे साथ कुछ ही देर में के सिन्हा, मेजर जनरल के सिन्हा होने वाले हैं। एयर कमोडोर अशमिंदर बहल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ शुभदा चौधरी भी जुड़ रही हैं जो कि विदेश मामलों की जानकार हैं। आरजू काजमी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं पाकिस्तान से, और पाकिस्तान में इस तरीके का इंटरप्रिटेशन की खास तौर से वेनेजुएला में एक्शन के बाद वहां बहुत सारी चीजों पर विचार विमर्श हो रहा है, उनसे हम समझेंगे। इरशाद भी हमारे साथ जुड़ेंगे। इरशाद, आप जानते हैं पीएमएलएन के नेता हैं और इस्लामाबाद से हमें चर्चा के दौरान कई बार ज्वाइन करते हैं। आज एक बार फिर हमारे साथ होंगे। फिलहाल के सिन्हा साहब और इरशाद जी का इंतजार हम कर रहे हैं, लेकिन बाकी मेहमान हमारे साथ यहाँ स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं। पहले ये खबर देख लीजिए और उसके बाद आपको ले चलता हूं मेहमानों की तरफ। वेनेजुएला के कई इलाकों में भारी बिजली संकट दिखाई दे रहा है। काराकस समेत कई शहरों में पावर कट है। हमले की आशंका को लेकर यहां ब्लैकआउट किया गया है। समझा जा रहा है कि फिर से अमेरिका यहां हमला बोल सकता है और इसको देखते हुए यहां ब्लैकआउट किया गया है। तैयारियां पूरी की जा रही हैं कि यहां तख्ता पलट करके ऐसे किसी व्यक्ति को सीधे कुर्सी पर ना बिठा दे अमेरिका जो अमेरिका की कठपुतली हो। और इस बात को अब टालने के लिए, हालांकि प्रीएम्प्ट नहीं कर पाए वेनेजुएला के लोग वैसे जैसा करना चाहिए था, मादुरो को आखिरकार अमेरिका उठाकर ले गया। और ये अब जो बची खुची व्यवस्था है वो चलती रहे और ऐसा ना हो कि एकदम एक तरीके से यहां अमेरिका का ही राज कायम हो जाए। इसको बचाने की कोशिश वेनेजुएला के लोग कर रहे हैं। एक बार फिर से स्ट्राइक का उनको अंदेशा है और इसलिए यहां पार कट दिखाई दे रहा है। फिलहाल वेनेजुएला के हालात को कैसे इंटरप्रेट किया जाए और उसके रेमिफिकेशन वर्ल्ड ओवर क्या दिखाई दे रहे हैं, फिर वो समझने के लिए चलेंगे। पहले कमोडोर साहब, आपको क्या दिखाई दे रहा है? वेनेजुएला में जो अभी प्रेवलेंट है वो क्या है और आने वाले दिनों के लिए क्या इशारे समेटे हुए? देखिए, वेनेजुएला के अंदर इस समय वो कोशिश कर रहे हैं, सीआईए भी कर रही है, अमेरिका भी कोशिश कर रहे हैं कि एक सिविल स्ट्राइफ की तरफ जाया जाए, यानी कि जो भी अंदर सिविल अनरेस्ट शुरू कर सकते हैं करें, ताकि प्रेशर कंटिन्यूअसली बना रहे डेल्सी रोड्रिगेज के ऊपर। वो अमेरिका की पॉलिसी को फॉलो करे। अमेरिका कौन सी पॉलिसी फॉलो कर रहा है? अमेरिका फॉलो कर रहा है डुनरो पॉलिसी। मुनरो होती थी जो नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका हेमिस्फेयर को अपने कंट्रोल में लेती थी कॉलोनिज्म पीरियड के अंदर। ये नियो कॉलोनिज्म है। इसके अंदर पूरा का पूरा विश्व ही अमेरिका की एक
सेंचुरी से कॉलोनियलिज्म पॉलिसी के अंदर आ रहा है। जहां पे पसंद नहीं है सत्ता, वहां पे सत्ता परिवर्तन कर दो, चाहे वो ऑयल का हो, चाहे कोई भी रीजन हो। और इसी वजह से अमेरिका और सीआईए दोनों चाह रहे हैं कि सिविल स्ट्राइफ जो है वेनेजुएला के अंदर चलती रहे, जिससे अशांति बनी रहे और अमेरिका अपनी एक पपेट रजीम वहां पे लगा सके। ऑयल तो एक बहाना है, लेकिन इससे जो रुतबा बढ़ रहा है ट्रंप का, वो बढ़ता रहे। आप देख ही रहे हैं कि जो तो आपने बड़ी बात कही है सर, मुनरो की बजाय अब डुनरो है, और ये डोनाल्ड ट्रंप का के हिसाब से आपने कहा कि इसको इस तरीके से इसको इंटरप्रेट किया जाना चाहिए, खाता ना बही, जो डोनाल्ड ट्रंप इस समय कहें वो सही। मुनरो अगर ये कहता था वेस्टर्न हेमिस्फेयर के संदर्भ में कि यहां पर किसी तरह की दखलंदाजी नहीं, तो यहां पर देख लीजिए अब तो डोनाल्ड ट्रंप ये करने में लगे हुए हैं कि दुनिया में कहीं भी कोई भी मुल्क जहां उनके हिसाब से चीजें नहीं है, वहां सीधे जाओ और वहां के राष्ट्राध्यक्ष को उड़ा ले आओ। अगली खबर देखिए, वेनेजुएला की राजधानी काराकस में संदिग्ध ड्रोन से हड़कंप मच गया। कहां से पहुंचा ये ड्रोन, किस तरह का ड्रोन था ये, किसने भेजा था ये ड्रोन? राष्ट्रपति भवन के नजदीक ये ड्रोन दिखाई दिया, सुरक्षा कर्मियों ने ड्रोन पर फायरिंग की। सुरक्षा कर्मियों ने जैसे ही इसको भांपा, इसको महसूस किया, और उसके फौरन बाद यहां जो गोलियों की तड़तड़ाहट आपको सुनाई दे रही है, ये उसी ड्रोन को निशाना बनाते हुए गोलियां चलाई गई हैं। सुनिए और यहां की आवाजें सुनिए। वेनेजुएला में जिस तरह की स्थितियां अभी हैं वो क्या हैं? क्या वेनेजुएला में, जैसा अभी बताया कमोडोर बहल ने, कि अगर वेनेजुएला में शांति स्थापित हो गई, जहां भी शांति हो जाती है वहां घाव की जरूरत इसलिए होती है कि मरहम बिकता रहे। तो मरहम बेचने वाला इस समय अमेरिका है, और कई जगहों पर तो मरहम थोप आता है और उसके बाद वो नीचे घाव बना देता है, ये बताने के लिए कि मैंने तो जहां मरहम लगाई एक्चुअली वहां घाव एग्जिस्ट कर रहा था। वेनेजुएला में अभी गृह युद्ध जैसे हालात है। मादुरो के बेटे का समर्थकों से विरोध चल रहा है। यह भी कहा जा रहा है कि मादुरो के खुद बेटे ने एक अलग तरीके का सुर अलापना शुरू कर दिया है, लेकिन यहां प्रदर्शन का आह्वान हुआ है। मादुरो समर्थकों और सुरक्षा बलों के बीच विभाजन की स्थिति बनी हुई है। राष्ट्रपति भवन के पास संदिग्ध ड्रोन के बाद जबरदस्त गोलीबारी भी हुई है। सेना ने सरकारी इमारतों को खाली भी कराया। वेनेजुएला सरकार ने राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया है। ब्राजील के साथ सीमा अस्थायी रूप से बंद कर दी गई है। तो यहां अगर केओस चलता रहेगा, जाहिर है उसके बाद अमेरिका को और स्पेस मिलेगा यहां पर अपनी कारस्तानियों का गुल खिलाने के लिए। क्या अमेरिका को अब इस बात की भी कोई परवाह नहीं है? ताकत उसके पास बहुत ज्यादा है, पूरी दुनिया ये बात जानती है, लेकिन एक जो कहते हैं कि इस बात की चिंता की क्रेडिबिलिटी भी एक फैक्टर होता है अदर देन पावर। क्या इसको लेकर कोई चिंता अमेरिका की इस वक्त नहीं है? देखिए दिनेश जी, मुझे बुलाने के लिए शुक्रिया। पहली चीज तो ये है कि ये सिर्फ ऑयल के लिए नहीं किया गया है। दो चीजें साथ में चल रही थी दिसंबर में। पहला था कि जेपी मॉर्गन एकदम बैंकरप्ट होने वाला था क्योंकि सिल्वर के प्राइसेस बहुत हाइक हो गए थे। और दूसरी चीज थी कि 24 दिसंबर को 1 लाख से ज्यादा एप्स्टीन फाइल्स रिलीज होने का, जिसमें ट्रंप का भी नाम है, वो मुद्दा था। अब धीरे धीरे करके ट्रंप ये आश्वासन देते हैं कि जितने भी गार्ड ट्रूप्स हैं शिकागो, पोर्टलैंड, लॉस एंजलिस से, उनको वापस लाया जाए। उसके बाद सीआईए पिछले कई महीनों से ये ऑपरेशन कर रहा था वेनेजुएला में। टर्की ने असाइलम देने की भी कोशिश की थी मदुरो को। उसके बाद क्या होता है कि आपका एक चीज अचानक से होता है, जो है जेडी वांस बिल्कुल गायब हो जाते हैं। 3 लोग इसका नियंत्रण करते हैं, डोनाल्ड ट्रंप, मार्को रूबियो और पीट हेग्सेथ। अब अगर बात ड्रग ट्रैफिकिंग की होती तो डोनाल्ड ट्रंप होंडुरास के प्रीवियस प्रेसिडेंट हर्नांडेज को पार्डन नहीं करते, जो नार्को ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व थे। दूसरी चीज है मार्को रूबियो, जो क्यूबन फैमिली इमिग्रेंट हैं, जिनके ब्रदर इन लॉ एक्चुअली 79 टन्स ऑफ कोकेन और हेरोइन के एक्सपोर्ट में इन्वॉल्व थे। 12 साल उन्होंने जेल सर्व किया है और उसको मार्को रूबियो ने मदद की रियल स्टेट लाइसेंस मिलने में। उनके लिए भी ड्रग ट्रैफिकिंग बहुत बड़ी बात नहीं है। मुद्दा क्या है? मुद्दा सबसे बड़ा है कि ऑयल रिजर्व्स, दूसरा है गोल्ड, 161 टन्स ऑफ गोल्ड, लिक्विड गोल्ड। उसके बाद ब्लू गोल्ड वेनेजुएला में मिलता है, जो ईवीज और उसके बाद आपके टेलीफोन्स बनाने के लिए काम आता है। Right. तीसरा है सिल्वर।
क्योंकि जेपी मतलब ये मॉर्गन कुल मिलाकर आप भी इस बात को एम्फेसाइज कर रही हैं। मैम आपके पास लौटता हूं, मैं आपके पास लौटता हूं। आपने जो अभी कहा नटशेल में अपने दर्शकों के लिए दोहरा देता हूं, मामला तेल का है, मिनरल्स का है, और ये बात अब किसी से छिपी हुई नहीं है। बाकी चीजों की सिर्फ पर्देदारी है। बाकी चीजें सामने इसलिए रखी जा रही हैं कि उनको बहाने एक प्लॉजिबल डिनायबिलिटी, ताकि इस बात को लेकर बनी रहे कि असल में हमारी निगाह ऑयल के रिजर्व पर थी या मिनरल्स पर थी। अगली खबर देखिए, अमेरिका से बदले की तैयारी में लग रहा है वेनेजुएला। सड़कों पर सैनिकों के साथ उतरे गृहमंत्री डियोसडेडो कैबेलो अर्धसैनिक बलों के साथ काराकस की सड़कों पर दिखाई दिए। कैबेलो ने कहा, हम गद्दार नहीं, हमेशा वफादार हैं। अब ये लॉयल्टी दिखाई जा रही है, लेकिन एक सवाल मेरे दिमाग में फिर भी आ रहा है, और कॉमोडोर बहल आपसे बेहतर कौन बताएगा इसको, कि ये क्या ऐसा है कि वो लोग भी अब लॉयल्टी को एक्स्ट्रा प्रूफ करने में लगे हुए हैं, हो सकता है जिन्होंने खुद अमेरिका के लिए मुखबिरी की हो। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि देखिए इवन डेल्सी रॉड्रिगेज का ये है तो उन्हीं की पार्टी की, यानी कि मादुरो की पार्टी की, इनकी थिंकिंग भी वैसे ही है। लेकिन इनकी पार्टी में से कुछ ऐसे लोग जरूर होंगे जिन्होंने मदद की है, क्योंकि ब्लडलेस को तो नहीं कहूंगा मैं, 32 के करीब मारे गए थे क्यूबन्स उसके अंदर इसके लिए, लेकिन ये जरूर कहूंगा वेल प्लान्ड एफिशिएंट ऑपरेशन था जहां से उनको उठा लिया गया। तो ऐसे ऑपरेशन बिना इनसाइड इंफॉर्मेशन और सपोर्ट के नहीं हो सकते। और वो फिर बाद में, जैसे कि पाकिस्तान के अंदर भी जो मुस्लिम भारत से गए मुहाजिर, वो अपने आप को आज तक पाकिस्तानी प्रूव कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसी ही सिचुएशन वहां होगी, वो दिखाना चाहते हैं कि एक्चुअली लॉयल्टी उनके देश के साथ है, और इसलिए ये करना चाहते हैं। और एक चीज आखिरी मैं कहना चाहता हूं, वो थी एप्स्टेन फाइल्स की। एप्स्टेन फाइल्स के अंदर बहुत बुरा नाम हुआ था ट्रंप का, तो उसका भी एक बहाना था कि अब उनका रुतबा उन्हीं की मागा कॉन्स्टिट्यूएंसी में बहुत हाई चला गया है। जब वो किसी को उठा के ले आए, एक मार्शो इमेज वाला इमेज वो क्रिएट हो गया। इसी वजह से वो कहते हैं कि मैं ग्रीनलैंड भी ले लूंगा, मैं ईरान पे भी हमला कर दूंगा, मैं वहां पे भी चला जा, क्यूबा भी ले लूंगा और कोलंबिया भी ले लूंगा। तो इनकी जो मागा कॉन्स्टिट्यूएंसी है, क्या उसकी पॉपुलेशन उन लोगों से ज्यादा है जो ये कह रहे हैं कि ट्रंप ये क्या सिरफिरापन कर रहे हैं, ये भी आपसे समझूंगा। लेकिन वेनेजुएला में स्टेट ऑफ इमरजेंसी है। वेनेजुएला में अमेरिकी हमले का समर्थन करने वालों पर सख्त है नई सरकार। अमेरिकी समर्थकों को फौरन हिरासत में लेने का आदेश दिया गया है। अमेरिकी हमले में शामिल लोगों की तलाश तेज हो गई है। अमेरिकी जासूसों की तलाश कर रही है काराकस सेना। अब अगर एक तरफ आप ये खबर देखते हैं और इसको जक्सपोज कीजिए उस स्टेटमेंट के साथ जो ट्रंप ने दिया। ट्रंप ने कहा कि अगर यहां पर शांति वाली सरकार नहीं होगी तो हम फिर से दखल देंगे, और इस बार तो अंजाम और भी बुरा होगा। ये डेल्सी को लेकर उन्होंने स्टेटमेंट कहा था। डेल्सी को यह बात ध्यान रखनी चाहिए कि उनका अंजाम मादुरो से भी बुरा होगा। तो एक तरफ ये जो आप देख रहे हैं कि अमेरिकी समर्थकों के ऊपर सख्त है सरकार वहां की, ऐसे लोगों की तलाश करने की कोशिश की जा रही है जो अमेरिका के शायद वहां मोल समझे जा रहे हैं, और दूसरी तरफ ट्रंप ने जो कहा जाहिर है वो अपनी जगह बहुत। तो क्या आने वाले दिनों में अमेरिका और वेनेजुएला का संघर्ष और बढ़ेगा, या मादुरो को एब्डक्ट कर लिए जाने के बाद असल में उस तरह के किसी संघर्ष की इतिश्री हो गई है? अब जरा देखिए वेनेजुएला में इतनी तैयारियां क्यों हैं, ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। नंबर एक, ट्रंप ने धमकी दी थी, डेल्सी ने नहीं माना तो अंजाम मादुरो से भी बुरा होगा। यह खुद ट्रंप ने कहा था, उसी दिन कहा था जिस दिन 3 तारीख को जनवरी में मादुरो को अबडक्ट किया गया। नंबर 2, वेनेजुएला के तेल, सोना, रेयर अर्थ मटेरियल पर अमेरिका की निगाह है। शुभदा इस बात को बता चुकी हैं आपको। वेनेजुएला में अभी भी अमेरिकी जासूस मौजूद हैं, और यह बात वेनेजुएला समझ रहा है। वेनेजुएला में मौजूद विद्रोही गुट माहौल न बिगाड़ दें, इसलिए यह सख्ती की जा रही है। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि अमेरिका ने मादुरो को पकड़ने में जितने बम नहीं गिराए, आने वाले दिनों में उससे ज्यादा बम वहां अब स्थितियों को अपने अनुकूल करने में वो गिराने लगे। ये भी एक समझने वाली बात है। इसको लेकर हम अपने मेहमानों के पास जाएंगे, लेकिन जरा मैं जाना चाहता हूं आरजू काज़मी जी के पास ये समझने के लिए कि आरजू जी, जिस आदमी ने गाजा में इजराइल की कार्रवाई का विरोध किया हो और गाजा में मतलब फिलिस्तीन के समर्थन में नारे लगाए हों, जो आदमी टर्की में शरण लेने की भी जिसकी बात चल रही थी, उस मादुरो के अमेरिका की तरफ से अबडक्शन को पाकिस्तान के भीतर कैसे देखा जा रहा है? देखिए, अगर लीडरशिप की बात की जाए तो लीडरशिप तो शायद इस वक्त कुछ बैलेंस किस्म का स्टेटमेंट देने में मसरूफ है, और कहा यही जा रहा है कि जी ये ठीक नहीं हुआ है। लेकिन जाहिर है कि कुल खुलाकर ट्रंप के खिलाफ तो कोई स्टेटमेंट नहीं आया अभी तक, और ना ही आ सकता है, क्योंकि जिस तरह से हम इस वक्त अफगानिस्तान के लिए हों, चाहे हमास के लिए हों, चाहे ईरान के लिए हों, अमेरिका के हाथों एक तरह से कठपुतली बने हुए हैं या अमेरिका की खुश करने में लगे हैं, तो लगता नहीं कि
ट्रम्प के खिलाफ कोई खुल खुला के स्टेटमेंट आएगा, जो कि आ जाना चाहिए बिल्कुल साफ साफ कि ये बिल्कुल गलत हुआ है और ये कोई तरीका नहीं है, चाहे सुपर पावर हो या कुछ भी, कि इस तरह से किसी को उठा के ले जाया जाए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान की स्टेट या पाकिस्तान की पॉलिटिशियंस जो हैं वो एकदम ओपनली इस बात को एडमिट करेंगे। तो अगर इस बात को ट्रम्प के एडमिट खिलाफ नहीं कर रहे हैं अर्जू जी, तो इसका दूसरा मतलब ये है कि अमेरिका के इस तरह से किसी एक सॉवरेन कंट्री में जाकर वहां के चुने हुए किसी राष्ट्राध्यक्ष को लेकर वो चले जाएं अगर उनकी निगाहों में अपराधी है, इस तरह के फलसफे को वो दुनिया में स्थापित कर रहे हैं ना। मतलब कोई और मुल्क भी अगर ये समझे कि मेरा देखो गुनहगार वो मुल्क है, उस मुल्क का राष्ट्राध्यक्ष है, तो वो भी जाए, कार्रवाई करे और निकाल के ले जाए। ये एक बात है। ये जो खामोशी है ये इस बात की तस्दीक करती है कि इस तरह की सोच पर मुहर लगा रहा है पाकिस्तान। नहीं, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान इस वक्त इस तरह के स्टेटमेंट देने के उसमें पोजीशन में नहीं है, वरना इस बात को पसंद तो कोई भी नहीं कर रहा होगा। शाद साहब जुड़ गए हैं तो शायद वो इस पर रोशनी और बेहतर डाल सकें, क्योंकि वो तो सत्ता में जो इस समय पार्टी है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, PMLN के रिप्रेजेंटेटिव हैं वो, जिसने मुस्लिम बिरादरान के लिए आवाज उठाई, जिस मादुरो ने खुलकर नारे लगाए कि गाजा में जो कर रहा है इजराइल वो गलत कर रहा है, जिसको टर्की शरण देने वाला था, और टर्की तो आप उसको खलीफा बनाने में आप लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि ऐसे में मादुरो का अपहरण आप लोगों के मुंह से कुछ निकल क्यों नहीं रहा है अमेरिका के खिलाफ? बहुत शुक्रिया जी। देखें दिनेश जी, मेरा ख्याल है कि हमारे वजीर आजम और हमारी तमाम इंतजामिया ने ये कहा है कि ये ठीक नहीं हुआ, लेकिन जो इल्जामात इस वक्त उनके ऊपर हैं, जिनको ये पकड़ा गया है, उनके ऊपर इल्जामात ड्रग्स के हैं। देखें, ड्रग्स का काम जो भी करेगा मैं ये समझता हूँ, लेकिन जो जिस तरीके से उनको वहां से उठाया गया उनके मुल्क से, वो तरीका ठीक नहीं था। ये मैं समझता हूँ कि ये अच्छा तरीका नहीं है। ऐसे तो फिर किसी को भी उठाया जा सकता है, किसी भी मुल्क से, लेकिन मुझे लग ये रहा है कि अगली बारी मोदी जी की है, क्योंकि वो इंसानों का मुनीर क्यों डरे हुए हैं? बुलेट प्रूफ पहन के क्यों सो रहे हैं? पूरी दुनिया में बदअमनी फैला रहे हैं। देखिए मेरे ये नहीं, आप कह रहे हैं ये मोदी जी 24 घंटे बुलेट प्रूफ पहन के नहीं रहते, और अपनी बिटिया की शादी तक पब्लिक नहीं होने दिया उन्होंने। इतना कितना खौफ है? ये किस तरह की दुनिया बना दी है आपने मुनीर के लिए? वो बेचारे अपनी बनाई दुनिया में कैद हो गए हैं। वो अपने यहाँ, ये सोचिए, पश्तूनों पर उनकी रेजिमेंट में कोई है तो भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, ये हालत हो गई है उनकी। मैं ये देखें दिनेश, मुझे बोलने दें, एक लम्हा तो बोलने दें। देखें, मैं ये कह रहा था, आपने कहा मेरे फील्ड मार्शल सैयद हाफिज मुनीर साहब जैकेट पहन करके रखते हैं। वो अरे उनको डर इसलिए लग रहा है। सुनिए इरशाद भाई, मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक बात बताता हूँ, आप भी उससे मुत्तफिक होंगे, आप मुत्तफिक होंगे, मेरी बात सुनिए। अरे अमेरिका ने तो आपको एक अनुभव दिया है एबटाबाद वाला, एबटाबाद में तो घुसकर कार्रवाई की हुई है ओसामा वाली, तो ये डर लाजमी है आपका। देखें, वो भी उन पे भी दहशतगर्दी का इल्जाम था ओसामा पे, उन पे उस पे उसको कह दें, आप जो भी कह दें, उसको दहशतगर्द कह दें, उसको बिजनेसमैन कह दें, उसको जो भी कह दें, असल आपको तो एक्सपीरियंस है ओसामा वाला, इसलिए डर ज्यादा लग रहा होगा। दिनेश जी, ये हाँ बोलिए। एक चीज दिनेश जी, एक चीज मैं कहना चाहता हूं यहाँ पे, कोमोडोर बहल आपकी बात पर फौरन कुछ कह रहे हैं, जल्दी से सर। गोल्डन क्रिसेंट का मेजर एम जो है वो अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान एक बहुत बड़ा कंडुइट है उसके अंदर, और साथ में 2022 की रिपोर्ट है नेटो की, जिसमें कहते हैं कि अमेरिकन आर्मी, माफ कीजिएगा, पाकिस्तान आर्मी और ISI मिले हुए हैं ड्रग ट्रैफिकिंग के अंदर और उसके पैसे से दहशतगर्दी बढ़ाते हैं। तो अगर आप क्या सोच रहे हैं? तो मुनीर को तो आज कोमोडोर चाहिए। कोमोडोर बहल, आप उम्मीद कर रहे हैं कि इरशाद इस बात की को मान लेंगे टेलीविजन के ऊपर कि हाँ वो गोल्डन क्रिसेंट वाले मामले में शामिल हैं? वो ये तक तो मान नहीं रहे हैं कि मुनीर दहशतज़दा है। मैं तो नहीं कह रहा, नेटो कह रहा है, लेकिन वो कैसे मान ले? अब जरा ये खबर देख लीजिए, वेनेजुएला में एक्शन के बाद डरा पाकिस्तान, मुनीर को सता रहा है तख्ता पलट का डर, और इसीलिए छूटते ही उन्होंने मुनीर का नाम कोई ले, इससे पहले इरशाद जी ने पूरी वफादारी के साथ कोई और नाम लेने की कोशिश की है ताकि ध्यान कहीं और जाए। हकीकत उनको भी मालूम है कि कौन इस समय सबसे ज्यादा खौफजदा है। अब जरा देखिए, वेनेजुएला में एक्शन हो रहा है तो पाकिस्तान को टेंशन क्यों है? इसके पीछे कई वजह हैं। एक तो वजह यह है कि चाइना के जो हथियार हैं जिनका इस्तेमाल पाकिस्तान करता है, उसी तरह के बहुत सारे हथियार चाइना ने खुद मादुरो को दिए हुए थे, वेनेजुएला को दिए हुए थे, और वक्त आने पर वो हथियार काम नहीं आए। और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आपने देखा था PL-15 क्या हुआ था उसका, हमारे यहाँ खोल पड़ा मिला था, वो चला ही नहीं है वक्त पर। और ये सवाल बाद में पूछा गया वहां चाइना में कि आपने जो दिया था PL-15 वो कारगर क्यों नहीं? उन्होंने कहा वो एक्सपोर्ट क्वालिटी का था।
तो मतलब वो जो एक्सपोर्ट करते हैं वो इसी किस्म के खोखले हथियार दे देते हैं। यही दिया हुआ था इन्होंने वेनेजुएला को। चीनी हथियारों पर निर्भरता पाकिस्तान की बहुत ज्यादा है, इसलिए पाकिस्तान कांप रहा है। तख्ता पलट का डर है। तख्ता पलट का डर यह है कि जिस तरह से वहां पर मादुरो के खिलाफ बहुत सारे लोग उनसे प्रसन्न नहीं थे, उसी तरीके से पाकिस्तान में बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं, और खुद मौलाना कह रहे हैं वहां के। अभी जो कॉन्फ्रेंस हुई थी वहां के मौलानाओं की, उन्होंने मिलजुल कर ये कहा कि इतना ज्यादा ताकतवर हो जाना जितना मुनीर ने खुद को कर लिया है, ये तो असल में दीन के हिसाब से भी ठीक नहीं है। ये हलाल नहीं कहा जा सकता, ठीक नहीं कहा जा सकता। और ईरान की अस्थिरता, ईरान वाली जो अस्थिरता है वो बहुत बड़ा मुद्दा है। अब आने वाले दिनों में यह कहा जा रहा है कि अब मादुरो के बाद खामेनेई का नंबर है। अगर ऐसा है तो ईरान में अस्थिरता और ज्यादा बढ़ेगी। ईरान में ऑलरेडी अस्थिरता आप देख रहे हैं कि उस मचा हुआ है वहां। खामेनेई के खिलाफ जेनजी सड़कों पर निकला हुआ है। अब अगर ये और भड़कता है और अमेरिका का एक्शन भी यहां भी हो जाता है, क्योंकि ट्रंप ने यह कहा है कि वहां पर अगर नागरिकों पर अत्याचार होता है तो हम तो उसमें मध्यस्थता करेंगे। अगर वो आ जाते हैं बीच में तो जिसकी सीमा लगती है उस देश को तो चिंता होगी, पाकिस्तान को चिंता होगी, उसका पश्चिमी बॉर्डर वहां से लगता है। और फिर अमेरिका ये भी कहेगा कि ईरान के खामेनेई रिजीम के खिलाफ लड़ाई में हमारा साथ दो। पहले एक बार एयर स्पेस का इस्तेमाल करने दे चुका है पाकिस्तान, लेकिन फिर वहीं के मुस्लिम बिरादरान मुनीर की कॉलर पकड़ लेंगे कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि एक मुसलमान देश की जमीन पर यहां से अगर बम बरसाए जा रहे हैं और तुम अपने एयर स्पेस का इस्तेमाल होने दे रहे हो। तो एक तरफ कुआं एक तरफ खाई वाली स्थिति हो जाएगी। ये जो चीजें हैं ये पाकिस्तान को बड़ी थर्रा रही हैं। और तीसरी चीज जो इसमें आपको दिखाई नहीं दे रही है, तीसरी चीज के अलावा चौथी चीज भी समझ लीजिए, ये अगर डॉक्ट्रीन बन गया कि कहीं का राष्ट्राध्यक्ष भी क्यों ना हो, अगर आप कदरन ताकतवर मुल्क हैं तो आप जाइए और वहां के राष्ट्राध्यक्ष की कॉलर पकड़िए और घसीट कर ले आइए, अगर आपकी निगाह में वो गुनहगार है। और पाकिस्तान तो ऐसा है कि 90% इस पूरी दुनिया के जो मुल्क है इस बात पर मोहर लगाएंगे कि वो आतंकवाद का एपिसेंटर है। प्रेसिडेंट जब आए थे यहां रशिया के, वो भी ये बात कह के गए कि पाकिस्तान में ही सबकी जड़ मिलती है। वो रशिया में हुआ विस्फोट हो या पहलगाम का हमला हो, जड़ आपको मिलेगी पाकिस्तान में। अगर ये बात है पूरी दुनिया में, तो जब कॉलर घसीट कर कोई मुल्क ले आएगा मान लीजिए मुनीर को, तो कोई आवाज भी नहीं उठाएगा, कहेगा सही हुआ। क्या इसी बात का डर लग रहा है इस समय पाकिस्तान में, पाकिस्तान के मुनीर समर्थकों को और मुनीर को? क्या इरशाद जी भी इसी बात से डरे हुए हैं? वेनेजुएला में भी यहां आप जानते हैं ये तमाम चीजें बिल्कुल इसी तरीके से एग्जिस्ट कर रही थी। यहां चाइना की हथियारों पर निर्भरता थी, यहां पर यह भी था कि मादुरो से एक बड़ा वर्ग ऐसा था जो अप्रसन्न था। यहां पर भी असल में लगातार ये चल रहा था। कोलंबिया वगैरह से इनका भी आप जानते हैं, इनका हिस्सा लगा हुआ है, इनका बॉर्डर लगा हुआ है। और कोलंबिया अपने ड्रग वर्ल्ड के लिए पूरी दुनिया में कुख्यात है। तो पड़ोस में अस्थिरता चल रही हो तो आपके लिए भी परेशानी है, और साथ में वो फैक्टर्स जो वहां पर एग्जिस्ट कर रहे थे पाकिस्तान में भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। क्या इसके अलावा भी कोई फैक्टर है? जनरल सिन्हा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, मुझे पता चल रहा है एन रूट है, हमको यहां आकर ज्वाइन करने वाले थे, उनके लिए तो हमने यहां पोडियम भी खाली रखा हुआ है, लेकिन अच्छी बात यह कि हमारे साथ जुड़ गए हैं। जनरल सिन्हा, कोई इसके अलावा भी बात आपको समझ में आ रही है जो अंडरलाइन करने वाली है? क्यों इस समय मादुरो की पकड़ के बाद मुनीर को पसीने आ रहे हैं? आपने तो पूरे आयाम बता दिए, और आपने कहा खुआ खाई। मैं तो कहता हूं साहब छुछुंदर, ये जो छुछुंदर हैं इनको सता रही है कि भारत भी कहीं ऐसा ना कर दे। देखिए जो ये इन्होंने कहा था ना, ये हमारा नस है, नस। और उन्होंने जो किया था पहलगाम में, तो मुनीर के साथ भी तो हम कर सकते हैं साहब। और मैं तो ये मानता हूं कि यदि मैं कमांडो में रहा हूं, ये तो हमारी ताकत है और इसके साथ करना चाहिए, क्योंकि और इनको ये भी सता रही है। आपने कह दिया 82% तो इनके जो वेपन हथियार है चाइनीज है, तो फुस हो गए दिवाली की तरह। आपने देखा अभी तो वहां पर 16% ही उन्होंने लिया था केवल इनसे इक्विपमेंट, इनके MQ9, MQ12 जेल सिस्टम के, जो कहते थे कि एब्सोल्युटली वो हंटर है, स्टेल्थ हंटर, वो कहां रह गए? वो सता तो रही है। देखिए ये चौतरफा है, एक यही नहीं है। अभी बलूचिस्तान से खबरें आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप को कह रहे हैं कि ये जो कर रहा है आप इधर भी आ जाओ, हम दे देंगे, क्योंकि वो ऑयल लेने गए वहां पर। तो वो शायद कहीं, क्योंकि उनका कोई भरोसा नहीं। देखिए आप कहते हैं आज से 36 साल पहले 1989 90 की बात है ये, इन्होंने अमेरिका ने पनामा में किया था इसी तरह, एग्जैक्टली सेम स्क्रिप्ट ले गए, चलाए। वहां डिक्टेटर साहब होते थे, जनरल साहब, उनको ले गए और देखिए
उनकी मौत हो गई आज के सर, दिन में। ये पाकिस्तान आर्मी के बहुत सारे जनरल्स कई बार बता चुके हैं कि युद्ध की स्थिति में बमुश्किल 15 दिन तक लड़ना तो छोड़ो, होल्ड करने वाली बात 15 दिन 20 दिन से ज्यादा हम होल्ड भी नहीं कर पाएंगे। और ऐसे में यहां तो चलिए किसी तरह के रेजिस्टेंस की तो हमने कोई देखा ही नहीं। यहां रेजिस्टेंस, यहां मान लीजिए रेजिस्टेंस होता भी है तो 15-20 दिन से ज्यादा होल्ड करने वाली स्थिति में भी नहीं है। और खुद मुनीर के अंदर बताया जाता है कि पाकिस्तान का बड़ा धड़ा फौज का ऐसा है जो मुनीर के खिलाफ बागी है, इसीलिए वो अपने सैनिकों के बीच में जाने से भी खौफ खाते हैं। अब जरा देखिए, पाकिस्तान में मुनीर के डर की चर्चा है। मुनीर ने किसी से भी मिलना जुलना बंद कर दिया है, घर दफ्तर से बाहर नहीं आ रहे हैं मुनीर की किसी से भी कोई पब्लिक मीटिंग नहीं हो रही है। उन्होंने अपने आप को एक तरीके से कैद कर लिया है। दहशत में है मुनीर। किन किन बातों से स्पष्ट हो रहा है? जाहिर है वो आएंगे बाहर माइक पकड़कर आपको नहीं बताएंगे कि आजकल मुझे बड़ा डर लग रहा है। बहुत कम होता है ऐसा कि पार्लियामेंट में कोई बता दे कि एक समय ऐसा था जब हमने बताया कि अभिनंदन वाला मसला हो गया है तो टांगे कांप रही थी, पसीने आ रहे थे, लग रहा था भारत क्या कर देगा। लेकिन आपको समझना पड़ता है यहां क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो इंडिकेट कर रही हैं पाकिस्तानी पुलिस को अपने कंट्रोल में लेने जा रहे हैं मुनीर, कि आर्मी को तो लिया हुआ है, पुलिस को भी कंट्रोल में ले लूं। मतलब अगर ये जो सिविलियन पुलिस होता, मतलब जिसके हाथों में ये है कि वो घर को संभाले, उसको भी अगर आप अपने कंट्रोल में ले रहे हैं तो आपका अब ये इरादा है कि आप कुछ भी ऐसा नहीं रहने देंगे जो हुक्मरानों के, चुने हुए हुक्मरानों के हाथ में हो, सब कुछ अपने हाथ में ले लेंगे। आर्मी हेडक्वार्टर में कुछ अधिकारी मुनीर के विरोध में हैं, ये बात भी वो समझते हैं। और इसीलिए जीएचक्यू में जब उन्होंने अपनी बेटी के शादी का आयोजन किया तो किसी को फोटो तक नहीं लेने दिया। अब आप सोचिए कि किस तरीके से इनसिक्योर है मुनीर। अब किसी से मिलते नहीं हैं, खुद को उन्होंने ककून कर लिया है, एक बलून सा बना लिया है जिसके भीतर वो रहते हैं, बाहर नहीं आते हैं। मुनीर ने सेना के कार्यक्रमों से भी दूरी बना ली है, वहां भी अब नहीं दिखाई देते हैं। और जैसा मैंने आपको बताया, बेटी की शादी में बहुत कम लोगों को बुलाया गया था और गुपचुप तरीके से यह शादी अंजाम दी गई थी। और इसमें यह सख्त मनाही थी कि कोई भी पिक्चर क्लिक ना करे। और वहां तो इस बात को लेकर भी चर्चा हो रही है कि अरे भाई, घोषित डिक्टेटर थे, वो भी ऐसा नहीं करते थे कि किसी को बुलाएं और वहां पर अपने यहां के आयोजन में फोटो तक न लेने दें। ज्यादा से ज्यादा परवेज मुशर्रफ ने यह कहा था एक जमाने में जब उन्होंने किसी शादी में शिरकत की थी कि यहां पर फोटो लेना तो यार फेसबुक में मत डाल देना, अपने कैमरे में ले लो। इनकी दहशत इतनी ज्यादा क्यों है? पाकिस्तानी फौज में भी मुनीर को लेकर बहुत गुस्सा ये बताया जा रहा है। आर्मी हेडक्वार्टर में कई अधिकारी विरोध में हैं। ये फ्लैश कीजिए जरा। मुनीर से पाकिस्तान में असंतोष लगातार बढ़ता जा रहा है। आप ये बताइए कि जहां पर ये माना जाता है कि मौलाना जो कहें उनकी बात को भांपते हुए वहां की सरकार काम करती है, तो इस समय वहां के मौलाना कह रहे हैं जिस तरीके से अपने आप को लगातार ताकतवर बनाते जा रहे हैं, ये तो हमारे इस्लाम के हिसाब से भी ठीक नहीं है। इरशाद भाई, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, पाकिस्तान का एक नागरिक बोल रहा है। और कम से कम उनकी बात को नोटिस करते हुए और इस बात का जवाब दीजिए कि मुनीर ने हालात ऐसे क्यों कर दिए हैं, वहां के अपने लोग उनको गालियां देने में लगे हुए हैं। दनीश, अगर मुझे बोलने देंगे तो मैं बोलूंगा, अदरवाइज अगर शोर करेंगे तो फिर मैं जवाब नहीं। मैंने सवाल पूछा है, शोर कहाँ किया है? मैं चुभने वाला सवाल आपको शोर लगने लगता है। जब मैं बोलने लगूंगा जब शोर करेंगे। आप जरा सुनिए, ये जो टिकटॉकर किस्म का भगोड़ा आप दिखा रहे हैं, इसको सजाए मौत हुई है 2 दफा, पाकिस्तान से भागा हुआ है, इसे कहें। ये जिस तरह भी ये टिकटॉकर भगोड़े हैं, जितने भी ये पीटीआई से ताल्लुक रखते हैं, जो भागे हुए हैं पाकिस्तान से, पाकिस्तान के इदारों आपका रहनुमा नवाज शरीफ भी तो भगोड़ा है। कल की डेट में अगर इनको भी एग्जाइल में जाना पड़ा, अगर मुनीर को एग्जाइल में जाना पड़ा जान बचाने के लिए, तो भगोड़े हो जाएंगे वो। डालना शुरू कर दें। नहीं, पर ये बड़ा जायज सवाल पूछा गया। अभी नवाज शरीफ भी लंदन गए हुए थे ना, बहुत दिनों तक यहाँ नहीं थे, क्या वो भी भगोड़े थे? जो आपकी बात ना बोले वो भगोड़ा, टिकटॉकर और 2 कौड़ी का हो जाता है। आप टिकटॉकर जो बकवास करेगा मेरे पाकिस्तान के खिलाफ, वो मेरे लिए लानत से ज्यादा कुछ नहीं होगा। वो नवाज शरीफ को भी तो बाहर जाना पड़ा था देश छोड़ के। लानत से ज्यादा कुछ इसका जवाब दीजिए आप, पीएमएलएन के नेता हैं आप, इसका जवाब दीजिए। वो भगोड़े थे? वो इलाज, मेरे कायदे मोहतरम इलाज के लिए गए थे, फौरन वापिस आए। उन्होंने फेस किया अपने मुकदमात को, वो बरी हुए अदालतों से, उन्होंने वायलेंस नहीं किया, आर्मी को गालियां नहीं दी, पाकिस्तान के कोई बात नहीं। आरजू जी हंस रही हैं। आरजू जी के पास में असल में आरजू जी इसलिए हंस रही हैं क्योंकि उनको हकीकत पता है। और ये इरशाद साहब का ये है कि उनको किसी भी किस्म की आलोचना बर्दाश्त नहीं है मुनीर की।
असल में वो शहबाज के लिए नहीं कह रहे हैं और ना वहां पर पीएमएलएन के रिप्रेजेंटेटिव हैं। वो एक्चुअली जब यहां आते हैं तो वो मुनीर के रिप्रेजेंटेटिव बनकर आते हैं। लेकिन जरा मैं जरा ये आरजू काजमी जी, ये क्या है, ये वाकई ये वो वलवला जिसको कहते हैं रगों में दौड़ने वाला, वो है अपने देश के लिए, या ये असल में फौजी हुक्मरानों को खुश करने के लिए स्टेटमेंट दिए जाते हैं? देखें, ये तो खैर डॉक्टर साहब खुद ही बता सकते हैं कि वो क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं, लेकिन जिनका वीडियो आप चला रहे हैं, राजा आदिल, ये भी आर्मी में ही थे और मेजर रह चुके हैं, और एक ज़माने में इनको जो है वो यहाँ की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने हायर किया था या बनाया था ताकि वो इंडियन मीडिया पर जाकर और उनका पॉइंट ऑफ व्यू रख सकें और गलत को सही और सही को गलत बोल सकें। लेकिन उसके बाद जब गवर्नमेंट्स चेंज हुई और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के अंदर ही इमरान खान की वजह से एक तरह से दो डिवाइड हो गए या दो हिस्से हो गए, तो उसमें ये उस हिस्से में चले गए जो इमरान खान को सपोर्ट करते हैं। इस वजह से इनको यहाँ से भागना भी पड़ा, और उसके साथ ही इनकी जो वीडियो है या कह लीजिए इनका यूट्यूब चैनल है, अब इनको भगोड़ और न जाने क्या कुछ कहा जा रहा है। जहाँ तक नवाज शरीफ साहब का ताल्लुक है, वो भी मुल्क आरजू से एक सवाल करना है। मैं आरजू जी से सवाल कीजिएगा, लेकिन ये बता दूं कि आपके यहाँ वो जो साहब हैं बहुत मशहूर हैं, पत्रकार भी हैं, और उनका लूज टॉक भी कई जगहों पर बहुत देखा जाता है। उन्होंने तो अभी जनवरी में ही पहले हफ्ते में एक बड़ा गजब का स्टेटमेंट दिया है कि नमक बनाने के मामले में हमारा मुल्क पूरी दुनिया में नंबर 2 पर है, लेकिन नमक हरामों के मामले में हमारा मुल्क नंबर 1 पर आ गया है। ये उन्होंने कहा है, मैंने नहीं कहा है। इरशाद जी को अगर आवाज जा रही हो इसका जवाब भी लूंगा, लेकिन आप क्या सवाल पूछ रहे थे, प्लीज पूछिए। देखिए, मेरे ये जो मेहमान है पाकिस्तान से आए हुए, उनका मेरा देखिए, ये आसिम मुनीर साहब हैं, उनके बीवी बच्चे पूरे खानदान अमेरिका में क्यों बैठ गया वहां जाकर? आप कह रहे हैं ना भगोड़े, आपके सिबा सलार साहब है ना, तो भाई वो कैसे भाग गए? आप बड़े प्यार करते हो, तो मेरा सवाल आपसे है, ये भगोड़ों का देशों में क्यों भगा दिया अपने बीवी बच्चों को और खुद बैठा हुआ है अंदर छिप करके? दिनेश जी ने बताया ना, बंकरों के अंदर में छिप करके बैठा हुआ, किसी को फोटो नहीं लेने देता। मैं तो ये कहता हूं, तो भारत का वो गुनाहगार है। पहलगाम के अंदर में उसके ऊपर केस चलना चाहिए, ये तो मैं कहता हूं। मैं ओपन टीवी चैनलों में कह रहा हूं और सब जगह मेरा दरखास्त है, जो सुन रहे हैं मुझे, ये जो हमारे 26 लोग मारे गए थे उसका गुनाहगार है। किसने कहा था ना, उसके बाद पहलगाम हुआ है। आपके मोदी ने मरवाया। अरे मेरे भाई इसके ऊपर में केस चलनी चाहिए, पहलगाम के और हम सीधा उठा ले आएंगे, मैं उठा ले आऊंगा इसको, और हमारे यहाँ केस चल के वही होना, क्योंकि यदि जंगल राज है तो जंगल राज रहे। जंगल राज है सर। देखिए जरा ईरान की स्थिति क्या है और पाकिस्तान में क्या होने वाला है वो भी बता देता हूं। ईरान में हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं। खामनेई के खिलाफ प्रदर्शन तेज हो गए हैं। शुभदा कुछ कहना चाह रही है, उनके पास जाऊंगा, लेकिन उससे पहले खबर देख लीजिए। ईरान में तख्ता पलट की आशंका है। ईरान में प्रदर्शनों को हवा दे रहा है अमेरिका। कहा यह जा रहा है इन प्रदर्शनों को भड़काने के पीछे भी अमेरिका है, ताकि अमेरिका एक वक्त पर यह कह सके कि अब खामनेई की बूते की बात नहीं है। खामनेई ताकत का इस्तेमाल ईरान के लोगों पर कर रहे हैं और यह हम होने नहीं देंगे। और ईरान में फिर डेमोक्रेसी के बहाली के नाम पर, आप जानते हैं, डेमोक्रेसी की बहाली के नाम पर कम्युनिज्म के विरोध में या ड्रग का हवाला देकर, यही सब करके अमेरिका किसी न किसी मुल्क को अटैक करता है। अब खामनेई को इन्हीं सब चीजों में घेरा जा रहा है और आने वाले दिनों में आप ये देख सकते हैं खामनेई भी इस बात को भांप रहे हैं और इसीलिए वो अपने 20 साथियों के साथ रशिया जाने की फिराक में हैं। ईरान के 88 शहरों में जबरदस्त प्रदर्शन। अगली खबर देखिए, 250 से ज्यादा जगहों पर खामनेई के खिलाफ प्रदर्शन हुए। ईरान में हिंसक हुआ विरोध प्रदर्शन, अब तक 35 लोगों की मौत हो गई है, सैकड़ों लोग घायल हैं, 1200 लोगों को हिरासत में लिया गया है। ईरान में थम नहीं रहा है प्रदर्शनों का दौर। राजधानी तेहरान में हुई हिंसक झड़प। इस तरह का केओस, इस तरह की अफरा तफरी मची हुई है ईरान में। तेहरान के बाजार में गोलीबारी हुई है। प्रदर्शनकारियों पर सुरक्षा बलों की फायरिंग से भड़का लोगों का गुस्सा। इस तरह की फायरिंग के बाद लोग और भड़क गए हैं। ईरान में विद्रोह के बीच कई विस्फोटों के होने का दावा भी किया जा रहा है। तेहरान के दौलताबाद गैस स्टेशन में विस्फोट के बाद दौलताबाद गैस स्टेशन में लगी आग। गैस स्टेशन पर धमाके के वक्त कई गाड़ियां मौजूद थीं। ईरान में तख्ता पलट तय हो गया है क्या? ये क्यों कहा जा रहा है? ये तस्वीरें आपके सामने हैं, जरा कुछ एक पॉइंटर्स और देख लीजिए। खामनेई के खिलाफ लगातार लोगों का गुस्सा अब बढ़ता जा रहा है, बजाय कम होने के ये हर गुजरते दिन के साथ और बढ़ता जा रहा है। 27 प्रांतों के 250 जगहों पर ये प्रदर्शन देखा जा रहा है, जो कि हिंसक होता जा रहा है। जेन जी जो है वो खामनेई के इस्तीफे की मांग
अब करने लगा है। प्रदर्शनों के दौरान अब तक 35 लोगों की मौत हो गई है। ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट न्यूज एजेंसी ये रिपोर्ट कर रहे हैं और ये बताता है कि ये शुभदा जी, क्या ईरान में जल्दी ही अमेरिकन इंटरवेंशन आप देखती हैं? देखिए, पहली चीज तो दिनेश जी मुझे बोलना है हमारे पाकिस्तानी को पैनलिस्ट से कि अगर नेटो को हटा दें तो नवाज शरीफ 1991 में क्यों कन्फेस किया था कि पाकिस्तानी मिलिट्री और आईएसआई हीरोइन का और ओपीएम का सेल से मुजाहिदीन और बाकी जम्मू एंड कश्मीर में टेरर फैलाती है। ये उन्होंने नवाज शरीफ ने क्यों किया था? शहबाज शरीफ का नाम पैनामा पेपर्स में है करप्शन में, ये भी आप जानते हैं। शहबाज शरीफ अभी कजाकिस्तान लैंड किए थे क्योंकि आसिम मुनीर से उनको नहीं पटती है, और इम्यूनिटी तो आपके हाफिज कुरान आसिम मुनीर को इतनी है, वो सीडीएफ है, प्रेसिडेंट को इम्यूनिटी है, सीडीएफ को इम्यूनिटी है, हर गवर्नर को इम्यूनिटी है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर को नहीं है, चीफ मिनिस्टर को नहीं है। कमाल की